हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिस्टिक फिब्रोसिस एंड सीएफटीआर चैनल के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में सिस्टिक फिब्रोसिस क्या होता है और एक्चुअल में जो सीएफटीआर चैनल है उसका क्या रोल देखा गया है सिस्टिक फिब्रोसिस में। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, सिस्टिक फिब्रोसिस जो है इट इज अ पल्मोनरी डिसऑर्डर एंड इट इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। जो पर्सन सिस्टिक फिब्रोसिस से सफर करते हैं, आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हो, जो आप ये नॉर्मल एयरवेज देख रहे हो, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक देख रहे हो, वो एकदम यहाँ पे क्लीन होता है। जो भी एयर की सप्लाई है, चाहे एयर अंदर आनी हो और आपकी एयर चाहे बाहर जानी हो रेस्पिरेटरी सिस्टम से, वो एकदम प्रॉपर ढंग से हो पाती है, क्योंकि यहाँ पे जो एयरवेज है वो क्या है, एकदम क्लीन है। लेकिन जो पर्सन सिस्टिक फिब्रोसिस से सफर करते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या हो गया है? जो म्यूकस है, म्यूकस बहुत ही ज्यादा एक्सेस में स्टोर हो जाता है आपके एयरवे में, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक में, जिसकी वजह से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। मतलब क्यों? रीजन ये है क्योंकि बिकॉज बैक्टीरिया आपके इजिली रिमूव नहीं हो पाते, वहां से स्वाइप नहीं हो पाते। अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट पिक्चर देख पा रहे हो, तो मैं आपको थोड़ा सा पहले यहाँ पे कुछ सेल के बारे में बताती हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए एक्चुअल में क्या चीज होती है। आपको पता है जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है या जो हमारे लंग्स हैं, आपको पता है लंग्स क्या करते हैं, रिस्पायर करने में हेल्प करते हैं। बट एक्चुअल में जो एक्सचेंज जो होता है गैसेस का, जैसे ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं, ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल करते हैं, वो किसके थ्रू होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू होता है, जिसमें हमारे पास ट्रैकिया होता है, ब्रोंकाई होते हैं, ब्रोंक्यूल्स होते हैं। अब यहाँ पे जो आप ये वाला डायग्राम देख देख पा रहे हो हमारे पास, ये क्या है? दिस इज ट्रैकिया। तो ट्रैकिया के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, जो आप यहाँ पे अपने लेफ्ट साइड में देख पा रहे हो, एंड इन सेल को बोलते हैं रेस्पिरेटरी एपिथेलियम सेल या रेस्पिरेटरी एपिथेलियल सेल। अब एक्चुअल में जो ये एपिथेलियल सेल होते हैं, यहाँ पर भी कुछ कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, एक सेल है सिलिएटेड सेल। सिलिएटेड सेल क्या होते हैं? जो सीलिया बियर करते हैं। एंड सीलिया का काम क्या होता है? जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, बैक्टीरिया हैं, उनको स्वाइप करना हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज के थ्रू। सेकंड होते हैं यहाँ पे गोबलेट सेल्स। जो गोबलेट सेल का काम करते हैं, म्यूकस को सिक्रेट करते हैं, कहाँ पे? इन द रेस्पिरेटरी पैसेज। इसके अलावा हमारे पास एक यहाँ पे आइनोसाइट्स प्रेजेंट होता है, एंड इस आइनोसाइट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। इस आइनोसाइट के पास एक चैनल प्रेजेंट होता है, इस चैनल का नाम है CFTR। अभी क्या है इसको हम यहाँ पे बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे ये डिजीज देख लेते हैं कि होता क्या है। हमारे पास की हेल्दी एयरवेज ये वाला है, एकदम नॉर्मल प्रॉपर क्लीन है रेस्पिरेटरी पैसेज। तो जो भी एयर का फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है, एकदम क्लीन ढंग से हो पा रहा है। लेकिन जो पर्सन सिस्टिक फिब्रोसिस से सफर करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो म्यूकस क्या हो गया है, बहुत ही ज्यादा एक्सेस में यहाँ पे डिपॉजिट हो गया है। अब एक्सेस में डिपॉजिट होने की वजह से जो यहाँ पर ये रेस्पिरेटरी पैसेज है, ये क्या हो गया, आपका नैरो हो गया, बहुत ज्यादा नैरो होने की वजह से प्रॉपर यहाँ पे एयर फ्लो नहीं हो पाता है। आप यहाँ पे लास्ट डायग्राम राइट साइड में ये वाला भी देख सकते हो कि जो नॉर्मल पेशेंट होता है, नॉर्मल पर्सन होता है, उसका एयरवे क्या होता है, एकदम प्रॉपर क्लीन। अब ऐसा नहीं है कि नॉर्मल पर्सन में म्यूकस नहीं होता है, म्यूकस की लेयर जरूर होती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा थिन होती है, ताकि यहाँ पे जो भी प्रॉपर एक्सचेंज होना है गैसेस का, उसको यहाँ पे प्रॉपर ढंग से एक रास्ता मिल जाए। लेकिन अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो पर्सन सिस्टिक फिब्रोसिस से सफर करते हैं, यहाँ पे म्यूकस की लेयर बहुत ही ज्यादा थिक डिपॉजिट हो गई है। तो थिक डिपॉजिट होने की वजह से जो वहां पे बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन होता है, वो क्या होता है, उसके चांसेस यहाँ पे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे प्रॉपर एयर का सप्लाई नहीं हो पाता है। अब यहाँ पे हम, आप दोबारा ये वाली फिगर देख सकते हो कि जो हमारा ट्रैकिया होता है, जो हमारा ट्रैकिया है, ट्रैकिया जिसको हम बोलते हैं विंड पाइप, जिसके थ्रू हम एयर को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, और लंग्स तक ट्रैकिया के थ्रू ही पहुंचती है। तो जो हमारा ट्रैकिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे एपिथेलियल सेल होते हैं, जो आप इधर ये देख पा रहे हो। एंड ये सेल क्या बियर करते हैं, सीलिया बियर करते हैं। अब सीलिया क्या काम करता है, स्वैपिंग का काम करता है।
जो भी हमारा जो ट्रैकिया है, आपको पता है कि एयर के थ्रू क्या चले जाते हैं, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं, पैथोजन एंटर हो जाते हैं, तो वो इजिली स्वाइप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे जो सीलिया है, देखिए इसका मूवमेंट कहाँ की तरफ है, एकदम माउथ की तरफ है। तो इसीलिए स्नीजिंग के थ्रू या जब भी हम नोज क्लीन करते हैं तो नॉस्ट्रल्स के थ्रू क्या होता है, म्यूकस को हम बाहर निकाल देते हैं, तो पैथोजन जो होता है आपका और बाकी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, इजिली आपके बाहर आ जाते हैं। लेकिन जैसे अभी हमने कहा कि सिस्टिक फिब्रोसिस में ऐसा नहीं होता है। आज हम ये जानेंगे कि एक्चुअल में इसका रीजन क्या है। जो आपने देखा कि नॉर्मल पर्सन में तो ये जो एयरवेज है हमारे पास वो क्या है, प्रॉपर क्लीन है। लेकिन जो पर्सन सिस्टिक फिब्रोसिस से सफर करते हैं वहां पर एक्सेस म्यूकस सिक्रीट हो जाता है और आपका जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है उसके चांसेस भी क्या हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा हाई हो जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दो तीन चीजें बता दूं कि हमारे पास जो सिस्टिक फिब्रोसिस है वो एक कैसा डिसऑर्डर है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है, सिस्टिक फिब्रोसिस जो है इट इज अ इनहेरिटेड आयन चैनल डिसऑर्डर। मतलब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो एपिथेलियल सेल होते हैं वहां पर एक आयन चैनल प्रोटीन होती है और इस चैनल प्रोटीन में कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ जाता है। बट वो डिफेक्ट कैसा होता है, इनहेरिटेड होता है। मतलब उसके चांसेस हैं कि वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या हो सकता है, पास हो सकता है। और ये चैनल कहाँ प्रेजेंट होता है, एपिथेलियल सेल में प्रेजेंट होता है। अब ऐसा नहीं है कि ये चैनल ओनली हमारे लंग्स की एपिथेलियल सेल में ही प्रेजेंट है, ये हमारे इसके अलावा पेनक्रिया हो गया एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, मेल और फीमेल का, वहां पर भी प्रेजेंट होते हैं, इवन किडनी में भी प्रेजेंट होते हैं। तो सिस्टिक फिब्रोसिस से जो भी पर्सन सफर करता है, इसके अलावा उसके बाकी ऑर्गन्स भी इफेक्ट हो जाते हैं, लाइक इंटेस्टाइन, पेनक्रिया, स्वेट ग्लैंड्स, रिप्रोडक्टिव ट्रैक, मेल एंड फीमेल बोथ। अब विक्टिम्स जो होते हैं सिस्टिक फिब्रोसिस से क्या प्रोड्यूस करते हैं, थिक स्टिकी म्यूकस, जो क्या होता है बहुत ही हार्ड होता है जिसको वहां से रिमूव कर पाना एयरवेज के थ्रू। ठीक है। और जो भी पर्सन इसे सफर करता है, ये कैसा एक डिसऑर्डर, इट इज अ क्रोनिक लंग इन्फेक्शन। क्रोनिक लंग इन्फेक्शन क्या होता है, जो बहुत ही लंबे टाइम तक आपका परसिस्ट करता है, बहुत ही लंबा टाइम लगता है इसको ठीक होने के लिए। ठीक है। तो आज हम इसका रीजन जानेंगे कि एक्चुअल में क्यों होता है, इसका रीजन क्या है। तो इसका रीजन है, जैसे हमने कहा, एक चैनल है, उस चैनल का नाम क्या है, सिस्टिक फिब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर, सीएफटीआर चैनल। अब एक्चुअल में ये सीएफटीआर चैनल होता क्या है, आपको सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि इसका फंक्शन क्या होता है और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसका कैसे रोल देखा गया है। सो सिस्टिक फिब्रोसिस जो है, सबसे पहले भी हमने क्या कहा, ये क्या है, इट इज अ चैनल प्रोटीन। अब ये जो चैनल प्रोटीन है सीएफटीआर, वो कहाँ प्रेजेंट होती है, हमने कहा एपिथेलियल सेल में प्रेजेंट होती है। अब ये जो सीएफटीआर है इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म है सिस्टिक फिब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर, और कहाँ प्रेजेंट होती है, एपिथेलियल सेल में। अब एक्चुअल में एक हमारे पास एक जितने भी ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होती है उनकी एक सुपर फैमिली है, उस सुपर फैमिली का नाम है एबीसी। एबीसी की फुल फॉर्म है एटीपी बाइंडिंग कैसेट सुपर फैमिली। तो एक्चुअल में क्या देखा गया है कि जो ये सीएफटीआर चैनल प्रोटीन है, ये भी इस एबीसी ट्रांसपोर्टर सुपर फैमिली को ही बिलोंग करते हैं। ठीक है। अब इसका काम क्या होता है सीएफटीआर प्रोटीन का, तो सीएफटीआर आयन आयन का ट्रांसपोर्ट करवाती है, इट इज अ चैनल प्रोटीन। तो चैनल का मतलब ही क्या हो गया, जो कुछ ना कुछ वहां पे पैसेज करवा रहा है। बट एक्चुअल में ये किसका ट्रांसपोर्ट करवाता है, आयंस का। एंड आयंस का नाम क्या है, क्लोराइड आयंस है। तो क्लोराइड आयंस का ट्रांसपोर्ट करवाता है अक्रॉस द एपिथेलियल सेल मेम्ब्रेन। बट इसके अलावा ये देखा गया है कि जो हमारे पास सीएफटीआर प्रोटीन होती है, ये बाइकार्बोनेट का ट्रांसपोर्ट भी करवाती है, और साथ ही साथ में जो वहां पर उसके साथ में ही एक सोडियम चैनल प्रेजेंट होता है, उसकी एक्टिविटी को भी सप्रेस करती है। ठीक है। तो बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड आयंस दोनों का ही ट्रांसपोर्ट करवाती है, बट मेनली ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर द क्लोराइड आयंस। अब एक बार सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो ये सीएफटीआर चैनल प्रोटीन है, टोटल इसमें हमारे पास 5 डोमेन होते हैं। ठीक है। 5 डोमेन है, 2 डोमेन जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक रफ डायग्राम बनाऊं तो आपको पता है कि जैसे ये हमारा सेल है, ठीक है, तो सेल की ये मेम्ब्रेन होती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। अगर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मैं यहाँ पे डायग्राम बना रही हूँ तो आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, लिपिड बाइलेयर होती है, ये लिपिड्स है।
दोनों साइड हमारे पास क्या होते हैं, लिपिड्स बाइलेयर है, तो प्रॉपर इस तरीके की लेयर है। अब ये जो लिपिड बाइलेयर है, यहाँ पे ये क्या होगा, साइटोसोल होगा, और बाहर क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बाहर वाला मीडियम। अब ये जो CFTR है, CFTR के जो ये दो डोमेन होते हैं, 2 डोमेन होते हैं, वो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इस पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, और उसे हम कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन। एंड 2 डोमेन कहाँ पे होते हैं, इन द साइटोसोल साइट, और 1 डोमेन 3 डोमेन होते हैं इन द साइटोसोल साइट। तो अगर आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख पा रहे हो, तो हमारे पास ये देखो, जो यहाँ पे हाईलाइट किया है ये वाला पोर्शन, ये क्या है, दीज आर दी ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन। एंड ये ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन कहाँ पे होते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है TMD1 एंड TMD2 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन। एंड 2 डोमेन कहाँ प्रेजेंट है, इन द साइटोसोल साइट, जिनका नाम है NBD1 एंड NBD2, मींस न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन 1 एंड न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन 2। इसके अलावा एक डोमेन और होता है जिसका नाम है R डोमेन, और इस R डोमेन को हम रेगुलेटरी डोमेन भी कहते हैं। अब एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमारे पास ये न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन 1 है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन 2 के साथ कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ R डोमेन। अब बात करते हैं कि एक्चुअल में ये काम कैसे करता है, CFTR कैसे काम करता है। तो जब यहाँ पे जो ये रेगुलेटरी डोमेन है, इसके अंदर क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन होता है, उसके बाद ही एक्टिवेट होता है, और एक्टिवेशन होने के बाद ही ये क्लोराइड आयंस का ट्रांसपोर्ट करवाता है। ठीक है, अब फॉस्फोराइलेशन कौन करेगा, तो फॉस्फोराइलेशन करता है ATP। अब ATP कहां पर बाइंड होगा, तो हमारे पास यहाँ जो न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन है, अब नाम से पता चल रहा है, न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन मतलब ये ऐसा डोमेन है जो किसको बाइंड करता है, न्यूक्लियोटाइड को। एंड ATP इज अ न्यूक्लियोटाइड, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो एक एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो जब हमारे पास इस न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन 1 में ATP बाइंड हो जाता है, तो यहाँ पे बाइंडिंग होने की वजह से जो R डोमेन है वो क्या हो जाता है, फॉस्फोराइलेट हो जाता है। एंड जैसे ही यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होती है, ये चैनल हमारा ओपन हो जाता है, एंड क्या काम करता है, क्लोराइड आयंस का ट्रांसपोर्ट करता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारी चीजें वही लिखी है कि प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ 5 डोमेन, टोटल 5 डोमेन है, और हमारे पास 2 डोमेन कहाँ पे होते हैं, 2 डोमेन कैसे हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है, जिनको हम बोलते हैं जिनको हम बोलते हैं TMD। एंड 2 डोमेन कैसे होते हैं, न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में। इसके अलावा एक R डोमेन भी होता है, और R डोमेन क्या करता है, NBD एंड आपका TMD को कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि एक्चुअल में जो ये CFTR चैनल प्रोटीन है, इसको सिंथेसाइज किसने किया है, इसकी जीन्स कहाँ प्रेजेंट होती है। तो एक्चुअल में अगर हम लोकेशन की बात करते हैं, तो इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, इन द ऑन द क्रोमोसोम नंबर 7। जो हमारा क्रोमोसोम नंबर 7 है, आपको पता है क्रोमोसोम्स की एक हमारे पास क्या होती है, एक शॉर्ट आर्म होती है और एक हमारे पास लॉन्ग आर्म होती है। शॉर्ट आर्म को बोलते हैं P आर्म एंड लॉन्ग आर्म को बोलते हैं Q आर्म। तो जो Q आर्म होती है, वहां पे एक स्पेसिफिक लोकेशन है जिसका नाम है Q31.2। वहां पर CFTR प्रोटीन की जीन्स प्रेजेंट होती है। तो एक्चुअल में जब इस CFTR जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाता है, कोई ना कोई चेंज हो जाता है, तो चेंज होने की वजह से प्रॉपर CFTR प्रोटीन नहीं बन पाती है, एंड ना बनने की वजह से पर्सन किसे सफर करता है, सिस्टिक फिब्रोसिस से सफर करता है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक म्यूटेशन केस बताती हूँ कि CFTR जीन में जब म्यूटेशन हुआ, तो म्यूटेशन होने के बाद कैसे वहां पे चेंजेस देखने को मिले हैं। ठीक है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो म्यूटेशन है, जो सबसे मोस्ट कॉमन म्यूटेशन है, एक्चुअल में ऐसे तो बहुत सारे म्यूटेशन होते हैं जो मतलब जो यहाँ पे CFTR प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होने देते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन देखा गया, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है डेल्टा F508 म्यूटेशन। इसीलिए इसे हम CFTR डेल्टा F508 भी कहते हैं। अब होता क्या एक्चुअल में, थोड़ा सा यहाँ पे आई होप आपको पता होगा कि जो जीन है वो किसका पार्ट होता है, DNA का। अगर मैं यहाँ पे एक रफ डायग्राम बनाऊं, ये DNA है, और DNA का ही पार्ट कौन होता है, जीन होता है। जब जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है, वो क्या बनाता है, आपका RNA की फॉर्मेशन करता है, और RNA ट्रांसक्राइब होकर क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। लेकिन
आपको पता होगा इसके बारे में कि जब भी प्रोटीन बनती है वो कभी भी आपकी एक्टिव प्रोटीन नहीं होती है। एक्टिवेट कौन करता है, उसके बाद उसमें क्या होती है, कुछ मॉडिफिकेशन होती है जिसको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल चेंजेस। ठीक है, तो क्या होती है मॉडिफिकेशन। एंड ये मॉडिफिकेशन कहाँ पे होती है, इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद हमारी प्रोटीन कहाँ पे जाती है, पैकेजिंग के लिए जाती है गोल्जी बॉडी में, और उसके बाद जहां पर भी उसका काम है वहां पर वो उसकी ट्रैफिकिंग हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली क्या प्रॉब्लम होती है, कई बार तो ये होता है कि प्रोटीन बनती ही नहीं है, और समटाइम होता है क्या कि प्रोटीन बन जरूर जाती है, लेकिन कैसी प्रोटीन बनती है, डिफेक्टिव प्रोटीन बनती है। अब एक्चुअल में जो ये CFTR जो एक चैनल प्रोटीन है, क्या देखा गया है, अब आपको पता है कि अगर प्रोटीन है किससे बनी होगी, अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड से क्या करते हैं, प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। तो हमने ये देखा कि नॉर्मली क्या होता है नॉर्मल पर्सन में, कि जो हमारे पास ये 508 नंबर पोजीशन होती है, वहां पर एक अमाइनो एसिड होता है, एंड उस अमाइनो एसिड का नाम है फिनाइल एलानिन। एंड इस फिनाइल एलानिन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल F से। इसका डिलीशन हो जाता है। अब प्लीज आपको ये इसके बारे में अच्छी खासी नॉलेज होगी कि एक्चुअल में ये अमाइनो एसिड को कौन कोड करता है, कोडोन कोड करते हैं। जो कोडोन होता है, कोडोन किसको कोड करता है, अमाइनो एसिड को कोड करता है। एंड वन कोडोन किसका बना होता है, 3 बेसिस का, या आप कह सकते हो 3 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। तो सिस्टिक फिब्रोसिस के केस में क्या देखा गया है कि एक्चुअल में जो 3 न्यूक्लियोटाइड इस कोडोन को कोड कर रहे थे वो आपके डिलीट हो जाते हैं। तो डिलीट होने की वजह से जो ये फिनाइल एलानिन नाम का जो अमाइनो एसिड है ये बन ही नहीं पाता है। एंड ना बनने की वजह से ये प्रोटीन बन तो जाती है, लेकिन इसमें प्रॉपर ढंग से मॉडिफिकेशन नहीं हो पाता है। फोल्डिंग होती है ना मॉडिफिकेशन में, लेकिन यहाँ पर फोल्डिंग ही नहीं हो पाती है। कैसी फोल्डिंग होती है, हम बोलते हैं मिस फोल्डिंग हो गई है, मतलब फोल्डिंग प्रॉपर ढंग से ना हो पाना, सॉरी मिस फोल्डिंग हो जाती है। और कहाँ पे होती है, ER में। अब मिस फोल्डिंग हो गई है, प्रॉपर ढंग से बनी नहीं है, तो गोल्जी बॉडी भी उसको छोड़ नहीं पाती है। और इवन ये है कि जहां पर भी उसको अपने टारगेट डेस्टिनेशन पे जाना होता है, दैट इज एपिथेलियल सेल, वहां पर उसका मूवमेंट हो नहीं पाता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो सबसे मोस्ट कॉमन म्यूटेशन जो देखा गया सिस्टिक फिब्रोसिस में, वो उसका नाम क्या है, डेल्टा F508। तो नाम से यहाँ पे बहुत कुछ इंडिकेट हो रहा है। डेल्टा मीन्स होता है चेंज होना, F मतलब फिनाइल एलानिन, एंड 508 का मतलब है कि 508 पोजीशन पर फिनाइल एलानिन क्या हो गया है, चेंज हो गया है वहां पे। और रिजल्ट क्या देखने को मिलता है कि प्रोटीन फोल्ड नहीं हो पाती है नॉर्मली, एंड क्या हो जाता है, क्विकली डिग्रेड हो जाती है। तो डिग्रेड होने की वजह से अपना नॉर्मल डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं पाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब एक्चुअल में एक वेट, तो अब आप यहाँ पे रीड कर सकते हो कि CFTR यहाँ पे क्या क्या करता है। तो जैसे अभी हमने कहा, सिस्टिक फिब्रोसिस एक ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर है, और कैसी प्रोटीन है, चैनल प्रोटीन है। एंड किसके लिए होती है, हमने कहा था क्लोरीन चैनल है, मतलब आयंस का ट्रांसपोर्ट करती है इनवर्टेब्रेट। एंड प्रेजेंट कहाँ पे होती है, ऑन द सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल। अब इस CFTR चैनल प्रोटीन को कौन एनकोड करता है, CFTR जीन एनकोड करती है। और ये जो CFTR आयन चैनल प्रोटीन है, क्या चीज कंडक्ट करती है, क्लोराइड आयंस अक्रॉस द एपिथेलियल सेल मेम्ब्रेन। लेकिन अगर CFTR जीन के अंदर क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, तो म्यूटेशन होने की वजह से वहां पे जो भी क्लोराइड आयंस का ट्रांसपोर्टेशन था वो क्या हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है। एंड अफेक्ट होने की वजह से डिसरेगुलेशन हो जाता है एपिथेलियल फ्लूइड का, जो लंग्स में प्रेजेंट होते हैं। पेनक्रिया भी अफेक्ट होते हैं, अदर ऑर्गन्स भी अफेक्ट होते हैं। एंड किससे सफर करता है, सिस्टिक फिब्रोसिस से। जैसे अभी भी हमने कहा कि सिस्टिक फिब्रोसिस की जो जीन्स होती है कहाँ प्रेजेंट होती है, ऑन द क्रोमोसोम नंबर 7। तो क्रोमोसोम नंबर 7 कैसा क्रोमोसोम है, इट इज अ ऑटोसोम। ठीक है, तो इसीलिए ये डिसऑर्डर भी कैसा हुआ, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। मतलब जो दोनों एलील होती है, मतलब बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल, दोनों का ही डिफेक्ट होना जरूरी है अगर कोई भी पर्सन अगर इससे सफर कर रहा है तो उस केस में। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने बात कर ली, और ये भी हमने देख लिया कि एक्चुअल में ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, CFTR एपिथेलियल सेल में, लंग्स, लिवर, पेनक्रिया, डाइजेस्टिव सिस्टम, इन सब में। लेकिन इसका जो सबसे ज्यादा मतलब जो सबसे मोस्ट ड्रास्टिक जो चीज देखा गया है, इफेक्ट जो देखा गया, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, लंग्स के अंदर चेंज देखा गया। अब एक बार हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल में इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, CFTR कैसे काम करता है। तो अगर आप यहाँ पे ये फिगर देख पा रहे हो,
तो यहाँ पर ये क्या दिखाए गए हैं, दीज आर दी एपिथेलियल सेल, जो कहाँ प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अब ये जो एपिथेलियल सेल है, आप देख सकते हो ये सेल कैसे हैं, सीलिया बेयर कर रहे हैं, सीलिएटेड एपिथेलियल सेल है, ठीक है। और ये सीलिया का काम क्या होता है, स्वैपिंग करना नॉर्मल कंडीशन में। अब इस एपिथेलियल सेल के ऊपर एक चैनल प्रेजेंट है, उसका नाम क्या है, CFTR। और ये चैनल किसके लिए, फॉर द क्लोराइड आयंस, देख पा रहे हो आप। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जो एपिथेलियल सेल होते हैं वो क्या काम करते हैं, इस CFTR से क्लोराइड आयंस का ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। कहां पे करवाते हैं, रेस्पिरेटरी पैसेज में। अब जैसे अभी भी हमने यहाँ पे पीछे ही अभी एक पिक्चर देखी थी कि हमारे पास वहां पे साथ में कौन प्रेजेंट होते हैं, और गोबलेट सेल्स भी होते हैं। तो गोबलेट सेल्स वहां पे क्या सिक्रेट करते हैं, म्यूकस सिक्रेट करते हैं। आपने फील भी क्या होगा, हमारे नॉस्ट्रल्स में, हमारे ट्रैकिया में एक म्यूकस फ्लो करता है। तो नॉर्मल क्या होता है, म्यूकस वो फ्लो कर रहा है वहां पे। अब यहाँ पे क्लोराइड आयंस देखो, हर जगह क्लोराइड आयन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, हर जगह यहाँ पे क्या आ रहा है, क्लोराइड आयंस का ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, CFTR कर रहा है। अब जैसे ही यहाँ पे इतना ज्यादा आपका क्लोराइड आयंस रेस्पिरेटरी पैसेज में यहाँ पे मूव हो जाता है, तो ऑस्मोसिस की हेल्प से क्या होता है, बाद में वाटर भी मूव करना शुरू कर देता है। आपको पता है ऑस्मोसिस क्या होता है, कि वाटर का मूवमेंट होता है हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, या आप ये कह सकते हो कि जहां पर आयन की कंसेंट्रेशन कम है और जहां पर आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो वो कम से ज्यादा की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पे पहले क्लोराइड आयंस का मूवमेंट हुआ, एंड क्लोराइड आयंस को ही किसने फॉलो किया, वाटर ने फॉलो किया। तो जब वाटर की भी यहाँ पे एंट्री होगी, इसका इन्फ्लक्स हो गया है, तो यहाँ पर जो भी म्यूकस होता है यहाँ पे, ठीक है, हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज में, जैसे आप ट्रैकिया मान सकते हो यहाँ पे, तो वो म्यूकस क्या होता है, काफी ज्यादा हाइड्रेटेड हो जाता है। और जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया भी क्या होते हैं, इस म्यूकस में यहाँ पे सारे ट्रैप हो जाते हैं, एंड इजिली ढंग से यहाँ पे फ्लो हो पाता है, एंड हम नॉस्ट्रल्स के थ्रू क्या करते हैं, इस म्यूकस को बाहर निकाल देते हैं। तो म्यूकस को बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा जितने भी बैक्टीरिया जो यहाँ पे ग्रो कर रहे थे, वो भी सारे के सारे क्या हो जाते हैं, आपके रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। वेट, लेकिन अब हम यहाँ पे दूसरा वाला केस देखते हैं। मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे हमारे पास देखिए, जैसे यहाँ पे कौन प्रेजेंट था, CFTR चैनल, यहाँ CFTR चैनल प्रेजेंट है ही नहीं। तो अब CFTR चैनल प्रेजेंट ना होने की वजह से क्या होता है, जो ये क्लोराइड आयंस हैं, जो कहाँ प्रेजेंट थे, नॉर्मली आपके एपिथेलियल सेल में प्रेजेंट थे, उनका मूवमेंट ही नहीं हो पाता है यहाँ पे। तो ये देख सकते हो यहाँ पे हमें एरो ऐसे दिखाया गया है, मतलब वो मूव नहीं कर पा रहे। अगर क्लोराइड आयंस की कंसेंट्रेशन अंदर यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर क्या करेगा, आपका अपोजिट डायरेक्शन में आपका मूव करना शुरू कर देता है। क्यों, सेम यहाँ पे वही कंसेप्ट चल रहा है आपका ऑस्मोसिस वाला। अब सारा का सारा वाटर तो आपका अंदर एंटर हो गया, मतलब यहाँ पे रेस्पिरेटरी पैसेज में कोई भी वाटर प्रेजेंट है ही नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो म्यूकस की लेयर होती है वो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाती है। एंड डिहाइड्रेटेड होने की वजह से जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपके क्या होते हैं, पूरी की पूरी एक तरीके से यहाँ पे देखो एक पूरी फिल्म बना देते हैं, पूरे आपके ट्रैप हो जाते हैं। और कहने का मतलब है कि इनको अच्छा खासा एनवायरमेंट मिल जाता है यहाँ पे ग्रो होने के लिए। और यहाँ पे जो एयर का फ्लो है वो आपका बहुत ही ज्यादा डेफिशिएंट हो जाता है, प्रॉपर ढंग से यहाँ पे एयर फ्लो नहीं कर पाती है, ठीक है। तो ये किस वजह से होता है, ड्यू टू द CFTR डेफिशिएंसी, अगर वो प्रेजेंट ना हो तो। एंड इसकी वजह से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि एक पेशेंट की डेथ ही हो जाती है। और आप देख सकते हो कि जब यहाँ पे म्यूकस इतना ज्यादा डिहाइड्रेटेड हो चुका है, एक्यूमुलेट ही हुआ जा रहा है बार बार, और वो रिमूव नहीं हो पा रहा है, तो जो हमारा ये ट्रैकिया होता है, विंड पाइप होती है, या इवन आपके ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, उनका पैसेज बहुत ही ज्यादा नैरो हो जाता है। नैरो होने की वजह से डेफिशिएंट फ्लो होता है, एंड पर्सन किसे सफर करता है, सिस्टिक फिब्रोसिस से। तो एक बार इसको रीड कर लेते हैं, यहाँ पे इस फिगर में क्या क्या चीजें लिखी गई। तो यहाँ पे ये किसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, deliberating effects on the lungs function from the absence of the CFTR protein, कि अगर CFTR प्रोटीन क्या होती है, अगर एब्सेंट होती है तो उसकी वजह से क्या रोल दिखा गया है। सो इन द एयरवे एपिथेलियम ऑफ नॉर्मल इंडिविजुअल, जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स होते हैं, वाटर फ्लो करता है आउट ऑफ द एपिथेलियल सेल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि वाटर का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे इधर की तरफ। क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे चैनल्स आपके क्लोराइड आयंस का यहाँ पे जो क्या है, आयंस काफी अच्छे खासे हैं, तो ऑस्मोसिस की हेल्प से वाटर आपका
यहाँ पे फ्लो करता है. सो वाटर फ्लोज आउट ऑफ द एपिथेलियल सेल इन रिस्पॉन्स टू आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द आयंस. बिकॉज यहाँ पे आयंस का मूवमेंट हो रहा है, तो आयंस की वजह से यहाँ पे वाटर भी आपका मूव करता है एंड म्यूकस की सरफेस को कैसा बना देता है, हाइड्रेटिंग बना देता है. सो हाइड्रेटिंग म्यूकस लेयर with its trapped bacteria is readily moved out of the airway. तो एयरवे की हेल्प से क्या होता है, इजिली रिमूव हो जाते हैं बैक्टीरिया. But in the airway epithelium of a person with cystic fibrosis, abnormal movement of ions cause water to flow in the opposite direction. अब सारे के सारे ions तो अंदर प्रेजेंट है, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या उल्टा चलेगा. अब वाटर हमारा एयरवे से यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा, तो पूरी की पूरी म्यूकस की लेयर क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेटेड, मतलब पानी का सारा यहाँ पे लॉस हो जाएगा. सो डिहाइड्रेटिंग द म्यूकस लेयर, एज अ रिजल्ट ट्रैप बैक्टीरिया कैन नॉट बी मूव्ड. अब जितने भी ट्रैप बैक्टीरिया वो आपके मूव नहीं कर पाएंगे, यहीं पे ही एक्यूमुलेट हो जाएंगे एंड हम किससे सफर करेंगे, आपका क्रोनिक इन्फेक्शन से, मतलब बार बार बहुत ही लंबे टाइम तक ये रहेगा. सो विच अलाउ देम टू प्रोलिफरेट एज अ बायोफिल्म एंड कॉज क्रोनिक इन्फेक्शन. तो इस वीडियो में इतना ही है. आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई हो कि सिस्टिक फिब्रोसिस क्या होता है एंड CFTR चैनल का क्या रोल होता है हमारे लंग्स की नॉर्मल फंक्शनिंग में. अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी डाउट हो, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू.